हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। माय नेम इज अवधेश सिंह। हम अपने फिजिक्स क्लासेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के विषय में और उनकी विशेषताओं के विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं। ठीक है, तो देखें, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्र, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं काल्पनिक वक्र के रूप में होती हैं। ठीक है, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, तो इस काल्पनिक रेखाओं को हम वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा को हम वैद्युत बल रेखा के नाम से भी जानते हैं। कुछ बुक्स में वैद्युत बल रेखा लिखा गया है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखा और वैद्युत क्षेत्र रेखा में आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, दोनों समान हैं। तो देखें, मान लीजिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में हमारे पास इस काल्पनिक रेखा के इस पॉइंट पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा जाननी हो तो हम क्या करेंगे, इस काल्पनिक रेखा पर एक हम स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे। ये स्पर्श रेखा बता रही है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये जो वक्र रेखा है, वक्र रेखा पर ये काल्पनिक होती है, ये दिखती नहीं है। इसको हम केवल कागज पे बना सकते हैं लेकिन ये दिखाई नहीं देती है। तो इस काल्पनिक रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने से उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा यदि प्रदर्शित हो जाती है तो उस काल्पनिक रेखा को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। और ये काल्पनिक रेखा कहाँ खींची जाती है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जो आवेश है वो इन्हीं काल्पनिक रेखाओं के द्वारा ही किसी दूसरे आवेश पर वैद्युत बल लगाता है। तो ऐसा माना जाता है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसके द्वारा वो आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा रहा है। तो उसी काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा कहते हैं। इतना ध्यान रहे कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो उस बिंदु पर हम उस बल रेखा को स्पर्श करती हुई हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और वह स्पर्श रेखा ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगी। ठीक है, और एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है, 2 या 4 दिशाएं नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहाँ पर बहुत पास होंगी, जहाँ पर इनका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होगी, और जहाँ पर इनका घनत्व कम होगा वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घट जाएगी। कैसे? देखिए, ये पॉइंट है, हम मान लेते हैं यहाँ से ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं ऐसे ऐसे। अब देखें, यहाँ पर अगर हम कोई ऐसे पृष्ठ लें और यहाँ पर कोई पृष्ठ लें, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेखाएं हैं बहुत पास पास हैं और यहाँ पर ये रेखाएं दूर दूर हैं। यानी यहाँ पर रेखाओं का घनत्व तो बहुत अधिक है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बहुत अधिक है। और यहाँ पर अब देखें इस गोले के लिए, तो यहाँ पर रेखाएं दूर दूर हैं, इसका मतलब यहाँ पर रेखाओं का घनत्व तो कम है, और जहाँ पर घनत्व तो कम होता है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र के जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होता है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। हम ये भी जानते हैं कि जहाँ तीव्रता अधिक होगी वहाँ वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी अधिक होगी। ठीक है, अर्थात उसका घनत्व अधिक होगा। क्लियर? अब आते हैं हम इस वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताओं के विषय में। इनकी कुछ विशेषताएँ हैं। अब क्या विशेषताएँ हैं, अब हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो सबसे पहली विशेषता अगर हम देखें तो पहली विशेषता वैद्युत क्षेत्र रेखा की है कि यदि हमारे पास 2 आवेश हों
एक धन हो और एक ऋण हो और दोनों आवेश एक दूसरे के कुछ दूरी पर हैं, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से प्रारंभ होंगी और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये धन है, ये ऋण है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन से चल रही हैं, ऋण पे पहुँच रही हैं, धन से चल रही हैं, ऋण पे पहुँच रही हैं। तो पहली विशेषता यही है कि अगर हमारे पास दो आवेश हैं और दोनों आवेश एक दूसरे के समीप हैं, ठीक है, दोनों आवेश एक दूसरे के समीप हैं, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन से चलेंगी और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाएंगी। दूसरी इसकी जो विशेषता है उसकी भी हम चर्चा कर लें। दूसरी विशेषता ये है कि ये क्षेत्र रेखाएं जो हैं एक दूसरे को कहीं पर काटती नहीं हैं, ये कभी नहीं काटेंगी एक दूसरे को। क्यों नहीं काटेंगी? प्रश्न कई बार एग्जाम में यही पूछ देता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। तो देखें, मान लीजिए एक क्षेत्र रेखा ये है और दूसरी क्षेत्र रेखा ये है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। हमने मान लिया कि ये काट रही हैं, जबकि ये काटती नहीं है, तो हमने मान लिया ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। अब इस पॉइंट पर इस क्षेत्र रेखा को स्पर्श करती हुई एक रेखा आप इधर खींचेंगे, इस क्षेत्र रेखा को स्पर्श करती हुई एक रेखा आप इधर खींचेंगे, यानी इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो गई। जबकि हम पहले ही बता चुके कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की केवल एक दिशा होती है और यहाँ पर दो दिशाएं प्रदर्शित हो रही हैं, जो कि गलत है, जो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है। चलिए तीसरा पॉइंट, अगर हम इनकी विशेषताओं में अगर देखें, मान लीजिए हमारे पास एक ही आवेश है और वो आवेश है धन आवेश, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होंगी। अगर हमारे पास धन आवेश है तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होंगी और अनंत पे जाकर के समाप्त हो जाएंगी। देखें, इस तरह से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से निकलेंगी और अनंत पे जाकर के समाप्त हो जाएंगी। ये तब होगा जब एक आवेश हो और वो भी आवेश क्या हो? धन आवेश हो। और यदि एक आवेश हो और वो आवेश हमारे पास ऋण आवेश हो, तब क्या होगा? तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से चलेंगी और ऋण आवेश पर आकर के समाप्त हो जाएंगे, ऐसे, ठीक है। यानी ऋण आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होती हैं? ऋण आवेश की ओर होती हैं, और धन आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर होती हैं, ठीक है। चौथी जो इसकी विशेषता है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, जो चौथी विशेषता है वो है, मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं और दोनों धन आवेश हैं, तो आप देखेंगे धन आवेश से बल रेखाएं निकलेंगी ऐसे, ठीक है। धन आवेश से प्रारंभ होंगी ये ऐसे, ठीक है, और यह भी धन है तो इससे भी निकलेंगी ऐसे, ऐसे। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों आवेशों के कारण जो क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं, दोनों एक दूसरे से क्या कर रही हैं? दूर हट रही हैं। अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। यानी समान नेचर के, समान प्रकृति के अगर दो आवेश होंगे और दोनों एक दूसरे के समीप होंगे तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से बनाएंगी। अगर दोनों धन होंगे तो, अब आप कहेंगे सर दोनों ऋण हो तो क्या होगा? तो दोनों आवेश यदि ऋण हो, मान लीजिए ये आवेश है ऋण और ये आवेश भी है ऋण, तो आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश पे क्या होती हैं? अनंत से आवेश की ओर आती हैं, ऐसे, ऐसे आएंगे, ऐसे। यहाँ भी कंडीशन देखिए, कोई एक रेखा दूसरी रेखा की ओर नहीं जा रही है। अगर एक रेखा दूसरे रेखा की ओर जाती तो हम कहते आकर्षण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये इधर मुड़ गई, ये इधर मुड़ गई, तो इन दोनों के बीच आकर्षण संभव ही नहीं है, अर्थात यहाँ भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। पांचवी जो विशेषता की हम बात करेंगे वो विशेषता ये है कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती? क्योंकि
वो रेखाएं हमेशा आवेश के पृष्ठ से प्रारंभ होती हैं और आवेश के पृष्ठ पर ही समाप्त होती हैं, आवेश के अंदर प्रवेश नहीं करती। यदि ये रेखाएं आवेश के अंदर आती तो फिर एक दूसरे से मिल जाती और बंद लूप बन जाता। एक इस तरह का डायग्राम आपको दिखाई देने लगा, लेकिन जबकि इस तरह का डायग्राम बन ही नहीं रहा, एक यहाँ के रुक जा रही है फिर यहाँ से चल जा रही है, देखिए। तो ये अंदर एक दूसरे से मिल नहीं पाती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ बंद लूप बनाती हैं, उनके अंदर इस तरह का बनता है, बट वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है, क्योंकि वो पृष्ठ से ही प्रारंभ होंगी आवेश के और आवेश के पृष्ठ पर ही समाप्त हो जाएंगे, उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। छठी जो इसकी विशेषता है, छठी नंबर की विशेषता इस वैद्युत क्षेत्र की वो ये है कि हमारे पास अगर कोई आवेशित पृष्ठ है, किसी भी तरह का पृष्ठ हो, ऐसे है हमारे पास एक आवेशित पृष्ठ है, तो इससे जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होंगी वो इस पृष्ठ के लंबवत होंगी। अगर ऋण आवेश है तो लंबवत उस पृष्ठ पर आएंगी ऐसे, ये कभी भी दूसरे एंगल पर पृष्ठ पर नहीं आती हैं, ये सीधे 90 डिग्री के कोण पर आती हैं और फिर 90 डिग्री के कोण पर ही ये फिर बाहर निकल जाती हैं। अगर ये ऋण आवेश है तो ये पृष्ठ की ओर 90 डिग्री पर आएंगी, और यदि ये धन आवेशित है तो ये 90 डिग्री पर पृष्ठ से बाहर निकलेंगी। ये आप ध्यान रखिएगा, कोई भी आवेशित अगर चालक है और उस पर आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ के लंबवत हमेशा रहेंगी। अगर धन है तो लंबवत बाहर की ओर जाएंगी, और यदि ऋण है तो लंबवत अंदर की ओर आएंगी, ठीक है। तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित उनकी विशेषताएं थी जो हमने आपको बताया, समझाया और दिखाया। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो समझ में आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।